अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा वो है मई जून 2022 और उसका वेरिएंट 12 ओ लेवल्स एमसीक्यू बेटा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा। A student investigates the rate of reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid। आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डेफिनेटली सॉलिड होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर है इसलिए बोल रहा हूँ। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है और से देखिए बेटा फ्लास्क के अंदर उसके सॉलिड इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है, ठीक है। और ये जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, तो एसिड कार्बोनेट के साथ क्या देता है, कार्बन डाई ऑक्साइड देता है, ठीक है। तो उसने आपको डायग्राम भी बना के दी हुई है। द वॉल्यूम of a gas, the volume of gas in a syringe is recorded after 1 minute। ठीक है, गैस कलेक्शन मेथड है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं। विच एडिशनल पीस ऑफ एपरेटस आर इसेंशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे रेट, आपको एक एपरेटस उसने डायग्राम बना के दे दी। क्या क्या चाहिए होगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का मास वे करना होगा तो चाहिए होगा, ठीक है। आपको स्टॉप वॉच चाहिए होगी कि कितनी देर के अंदर आपने, या स्टॉप क्लॉक चाहिए होगी कितनी देर में आपने जो है वो गैस कलेक्ट की है वो चाहिए होगा। और चूंकि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई एपरेटस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको इस एक्सपेरिमेंट में बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी? यस, पढ़नी चाहिए। आप कैल्शियम कार्बोनेट का मास वे करेंगे। क्या आपको इस एक्सपेरिमेंट में मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी? जी हाँ, क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेजर करना है। क्या आपको स्टॉप क्लॉक यूज़ करनी है, स्टॉप वॉच जिसे कहते हैं? यस, ताकि हमें पता चल सके कितनी देर में कितनी गैस कलेक्ट हुई है। तीनों एपरेटस हमें चाहिए होंगे। सो मैं जाऊंगा ऑप्शन डी की तरफ। द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। चलो चेक करते हैं। A mixture of liquids with boiling point which differ by 35 degrees centigrade can be separated by distillation। ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसने ओनली नहीं लिखा हुआ। वो कह रहा है अगर मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 35 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो आप उन्हें डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। यस, टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा। तो मुझे ऑप्शन ए सही लग रहा है, बट डाउट है। हो सकता है कोई बेस्ट पॉसिबल और अच्छा आंसर हो, बेटर ऑप्शन हो इसमें से। लेट्स सी, देखते हैं। कहता है लोकेटिंग एजेंट्स आर नीडेड टू आइडेंटिफाई द कलर्स प्रेजेंट इन इंक। लोकेटिंग एजेंट्स आर यूज टू आइडेंटिफाई इनविजिबल कंपोनेंट्स, कलरलेस कंपोनेंट्स। ऑप्शन बी ऑब्वियसली गलत हो गया। सी पे आते हैं। डीसेलिनेशन ऑफ द सी वाटर प्रोड्यूस प्योर वाटर। यस, इज अचीव्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नो। देखो बेटा, डीसेलिनेशन के अंदर आप सॉल्वेंट रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का तरीका है। तो इसका मतलब है सी इज ऑब्वियसली रॉन्ग। डी पे आते हैं। The RF value of the dye in the chromatogram can be calculated using this formula। RF किसे कहते हैं? रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर किसके बराबर होता है? रेशो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट और स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट।
चेक करें क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट, जी नहीं। न्यूमिनेटर में स्पॉट आएगा, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आएगा, इसने उल्टा कर दिया है। ऑप्शन डी ऑब्वियसली रॉन्ग है। अब मुझे ऑप्शन ए पे शक था कि शायद ये सही आंसर हो, ठीक है। फिर मैंने शक क्यों किया कि हो सकता है इससे कोई बेटर ऑप्शन आ रहा हो, बेहतर ऑप्शन आ रहा हो, नहीं आ रहा। बाकी सारे ऑब्वियसली रॉन्ग हैं। द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। सम रिएक्शंस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स आर गिवन। अब हमें नहीं मालूम, बट इसने सिर्फ इतना बोल दिया है कंपाउंड है और एक्स है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर। अब सोचो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट पीपीटी कौन देता है? 3 आयन्स देते हैं। कौन से 3 आयन? हो सकता है ये कैल्शियम आयन हो, वाइट पीपीटी देता है। हो सकता है ये एल्यूमिनियम आयन हो, वाइट पीपीटी देता है। हो सकता है ये जिंक आयन हो, वाइट पीपीटी देता है। एक चीज हो गई। आगे देखिए, व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द मिक्सचर इज वार्म, अ गैस फॉर्म्ड, ठीक है। एसिड डाल रहे हो और गैस बन रही है, इसका मतलब ये हुआ सल्फाइट है। सल्फाइट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस देती है। आगे पढ़ते हैं, शक है, आगे पढ़ते हैं। द गैस डीकलराइजेज एसिडिफाई पोटेशियम मैंगनेट। अब सोचो, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेटा KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगी ना, करेगी। तो कंफर्म हो गया। एक और चीज कंफर्म हो गई, उस कंपाउंड के अंदर सल्फाइट है। तो सल्फाइड का एक ऑल्टरनेटिव टेस्ट आपको मैंने बताया था कि अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें तो वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट पढ़ा है हम लोगों ने। वो KMnO4 और K2Cr2O7 को कलर चेंज करती है। K2Cr2O7 होगा तो ऑरेंज टू ग्रीन, KMnO4 होगा तो पर्पल टू कलरलेस। दो बातें हो गई। तीसरी बात, व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट एडेड, नो विजिबल रिएक्शन। अब सोचो, अगर बेरियम के साथ कोई विजिबल रिएक्शन नहीं है तो क्या चीज एब्सेंट है? नहीं हो सकती। सल्फेट इज एब्सेंट, क्योंकि सल्फेट बेरियम के साथ क्या देता है? व्हाइट पीपीटी। सल्फेट इज एब्सेंट। सिंपल। आ जाओ, अब देखते हैं व्हाट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम दैट। X contains only aluminium sulfate? No, X could be aluminium, zinc, it could be calcium. ये ऑब्वियसली गलत बोल रहा है, ओनली का वर्ड यूज किया, हम आपसे एग्री नहीं करते। X contains only calcium sulfate? नो, और भी तो हो सकते हैं। X must contain aluminium sulfate? Yes. जिंक सल्फेट? यस। हाँ, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा एक और भी तो है। कौन सा? कैल्शियम। ये दो तो हैं, साथ में एक चीज मिसिंग है। क्या? कैल्शियम आयन भी तो वाइट पीपीटी देता है भाई। सल्फाइड तो है, चलो ये भी सल्फाइड है, ये भी सल्फाइड है, एक चीज मिसिंग है। कौन सी चीज मिसिंग है? कैल्शियम। ऑप्शन सी को हटाते हैं, डी पे आ जाओ। एक्स मस्ट कंटेन एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड, सल्फाइड तो होगा, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था सल्फाइड तो कंफर्म्ड है, ठीक है। उसके बाद एक कैल्शियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। अब सोचो, कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक भी हैं और सल्फाइड भी हैं, बेटा सब कुछ है ना इसके अंदर, तो इसका मतलब है ये चीज़ हो सकती है। अब ये देखो, ये टेस्ट फॉर आयन का सवाल था, तो जिस बच्चे को टेस्ट फॉर आयन्स याद नहीं होंगे बेटा तो गड़बड़ियाँ करेगा ना यार। इसीलिए कहता हूँ याद रखो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। विच सेट ऑफ चेंजेस टू द कंडीशन इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ द गैस? वॉल्यूम इंक्रीज करना है, प्रेशर और टेम्परेचर। बेटा प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट्स इट। सही है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है।
तो प्रेशर पे आना चाहिए डिक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज इन और टेम्परेचर इंक्रीज। ये तो देखो वैसे सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ए का आंसर होगा। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 5 पे है। ये डिफ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट है, एटीवी में समझाया अभी आपको। इथाइल अमाइन C2H5NH2 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, ये इथाइल अमाइन है और ये HCl गैस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड, इथाइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, at which position in the tube would ring of solid white ethyl amine hydrochloride forms। भाई इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो इथाइल अमाइन का मास HCl से ज़्यादा है। HCl का मास 36.5 है, इथाइल अमाइन का निकाल लो, ज़्यादा आएगा 29 + 14 और +2। ठीक है, तो वो ज़्यादा ही होगा। तो अब आप देखें, मैं आपको करके दिखा दूँ। 29 + 14 + 2, इसका मास है 45 और इसका मास है 36.5। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा ट्रेवल करेगी और ये कम ट्रेवल करेगी, मास ज़्यादा है, डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो बी बिल्कुल सेंटर में है, मुझे लग रहा है। देखो गौर से देखो, हाँ बी सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में तो नहीं हो सकता ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल तो नहीं है। HCl की रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगी, मास कम है, तो ए सीम्स टू बी बेटर आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। एलिमेंट X कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस, ठीक है, 6 और 14 दिया हुआ, यानी प्रोटॉन 6 चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और 14 - 6 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट एटम ऑफ एलिमेंट X आर करेक्ट। अब फिर देखो मुफ्त का एक मार्क दे रहा है आपको। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, यस। इट हैज 8 प्रोटॉन, नो, इट हैज 6 प्रोटॉन। इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, यस। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन पे 6 और 12 लिखा होता है, तो प्रोटॉन नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप ऑफ कार्बन है, बिल्कुल है। इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, नो, नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 होता है। आइसोटोप्स में प्रोटॉन डिफरेंट नहीं होते ना बेटा। तो 1 और 3 ओनली करेक्ट, का मतलब मैं जाऊंगा ऑप्शन सी पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर 35 एंड 37, हमें पता है, बिल्कुल पता है। यूजिंग दीज आइसोटोप्स एंड कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1, यानी कार्बन हाइड्रोजन को फिक्स कर दो, हाउ मेनी डिफरेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ये देखो बेटा, मैं बताऊं, C2H3Cl3 में प्रोबेबिलिटी देखिएगा। पहली प्रोबेबिलिटी C2H3, ये जो 3 क्लोरीन है, ये तीनों 35 35 35 वाले हो सकता है। ये 3 क्लोरीन में से 2 35 वाले हों, एक 37 वाला हो सकता है। इस मॉलिक्यूल में एक 35 वाला हो और 2 37 वाले हों। हो सकता है इनमें तीनों के तीनों क्लोरीन 37 37 37 वाले। तो कितनी मासेस की प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा, 4। द राइट आंसर मस्ट बी द 4, यानी कि सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच रो इज करेक्ट, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, आयरन एलिमेंट है, ग्रेफाइट एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट, ग्रेफाइट एलिमेंट। वाटर इज कंपाउंड, मीथेन इज कंपाउंड, वाटर इज कंपाउंड। तो ऑप्शन सी और डी तो गलत हो गए, एलिमेंट में दिए हुए हैं। कंपाउंड पे आ जाए तो सी और डी को तो हटा दो, ठीक है, मैंने शुरू से ही हटा दिया।
अब आते हैं ए और बी में, ज़रा फैसला करते हैं। कंपाउंड मिथेन वाटर और वाटर बोथ आर कंपाउंड, सैंड और वाटर कंपाउंड। सैंड का मतलब SiO2 की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ सैंड, तो दोनों कंपाउंड है, वो भी दोनों कंपाउंड है। ये सही और ये सही, अभी तक फैसला नहीं हुआ और आगे जाओ। मिक्सचर एयर इज अ मिक्सचर कॉपर एलिमेंट, ये ऑप्शन गलत हो गया कॉपर की वजह से। नीचे आ जाओ बी पे, एयर इज अ मिक्सचर ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ एलॉय है ना, ब्रास एलॉय है। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर मस्ट बी द बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, विच स्टेटमेंट अबाउट आयोनिक कंपाउंड इज करेक्ट। अब जिस बच्चे को आयोनिक बॉन्ड पता है, आयोनिक की प्रॉपर्टीज पता है, वो तो कर लेगा। दे आर ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट आंसर इज ए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सब्सटेंस में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी रजिस्टर में क्या लिखी हुई है? दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बेटा बाकी पढ़ लो। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, जी नहीं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आ जाओ। दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर, जी नहीं, इनसॉल्युबल भी होते हैं, जैसे बेरियम कार्बोनेट हो गया, सही, बेरियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, आयोनिक है और इनसॉल्युबल है। ज़रूरी नहीं है सब सॉल्युबल हो। सिल्वर क्लोराइड है, इनसॉल्युबल है, आयोनिक है। दे all have strong intermolecular forces, no, they have strong electrostatic forces। क्यों? ऑपोजिटली चार्ज आयन होते हैं ना आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। डी भी गलत हो गया। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अ मॉलिक्यूल ऑफ टेट्रा फ्लोरो सीलेन SiF4 इज शोन, डॉट एंड क्रॉस दिया हुआ है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखो सिलिकॉन का प्रोटॉन नंबर होता है 14 यानी कि 284, और फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर होता है 29, तो 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये फिर आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि वो जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। Each molecule of SiF4 has exactly 16 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसने मेंशन नहीं किया कि कौन से पेयर। भाई पेयर तो अंदर भी होंगे ना। अब फॉर एग्जांपल 1, ये देखिए तुम, 1 2 3, एक फ्लोरीन में आपको 3 पेयर नज़र आ रहे हैं अभी बाहर आउट मोशन में, ठीक है। अभी बॉन्डिंग को हटा लो, तो 4 फ्लोरीन में हो गए 12 पेयर, और सिलिकॉन में आप 4 गिन लें तो कितने हो गए? 16। सवाल ये है 16 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन बेटा फ्लोरीन के अंदर वाले शेल में भी तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से सिलिकॉन के अंदर वाले इस वाले शेल में 4 पेयर और इस वाले में 1 पेयर। तो उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि वो आउटर मोस्ट शेल के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है या जस्ट पेयर की बात कर रहा है। तो जस्ट पेयर में तो ज़्यादा है। हाँ, आउटर मोस्ट शेल के पेयर बोले तो 16 है, ठीक है। कहीं मेंशन नहीं किया, स्पेसिफिक नहीं हुआ है, ठीक है। आगे आओ। इन SiF4 बोथ सिलिकॉन एंड फ्लोरीन हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन। देखो बेटा नियॉन का प्रोटॉन नंबर होता है 10, तो 2 और 8 हो जाएगा। फ्लोरीन अगर एक बॉन्ड बना ले तो 2 और 8 तो हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 और 8 हो जाएगा अगर फ्लोरीन एक बॉन्ड बना ले। लेकिन बेटा सिलिकॉन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होनी चाहिए ना शेयरिंग के बाद। तो नियॉन के साथ मैच नहीं कर रहा, तो सिलिकॉन के साथ मैच नहीं हो रहा, फ्लोरीन के साथ हो रहा है। बी इज ऑब्वियसली रॉन्ग। मोल्टिन SiF4 विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली रॉन्ग। कोवेलेंट है, कोवेलेंट सब्सटेंस मोल्टिन में थोड़ी स्टडी कंडक्ट करते हैं, वो तो आयोनिक होते हैं जो मोल्टिन में स्टडी कंडक्ट करते हैं। SiF4 हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट सब्सटेंसेज और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट लोअर होंगे। इसका मतलब हुआ द राइट आंसर इज डी। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए गलत था, ठीक है। समझ में आ रही? अब दो आंसर तो सही नहीं हो सकते ना, तो विच वन इज ऑब्वियसली करेक्ट? द राइट आंसर इज डी। ए में डाउट, ठीक है, डी में कोई डाउट नहीं है, तो व्हाट्स द राइट आंसर? राइट आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द टेबल डिस्क्राइब्स टू प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए तो जिंदगी में सुकून। प्रॉपर्टी,
दे आर मेनली, अच्छा, विच रो शो करेक्ट रीजन एंड स्टेटेड प्रॉपर्टी, रीजन भी बताना और स्टेटेड, तो ये रीजन है और ये प्रॉपर्टी। दे आर मेलिएबल, यस, दे आर मेलिएबल, यस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, चारों सही हो सकते हैं। अब आओ रीजंस में। द लेयर ऑफ मेटल एनाइन, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज, क्या मेटल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं? जी नहीं, मेटल के अंदर मेटल पॉजिटिव आयंस होते हैं, सराउंडेड बाय सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो एनाइन तो नेगेटिव को बोलते हैं, ए गलत हो गया, बी पे आओ। द लेयर ऑफ मेटल कैटाइंस कैन स्लाइड ओवर, यस, बी शुड बी द राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो वो लेयर्स होती हैं और लेयर स्लाइड कर सकती हैं, दे आर मेलिएबल, इसीलिए। अब आते हैं सी और डी क्यों गलत है। मेटेलिक स्ट्रक्चर कंटेन्स मोबाइल एनाइन, मोबाइल एनाइन नहीं होते, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नीचे आओ, गलत हो गई बात, सी भी गलत हो गया, डी पे आओ। मेटेलिक स्ट्रक्चर कंटेन मोबाइल कैटाइंस, फिर से वही उल्टी बात बोल रहा है, मोबाइल कैटाइंस नहीं होते भाई, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो कंडक्टिविटी शो करता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, टू गिव अ येलो प्रेसिपिटेट, व्हाट इज आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस? देखो बेटा, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर सिल्वर, पहले हम खुद बना लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, पीपीटी बनाना है, येलो पीपीटी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, ये सिल्वर आयन हो गया, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट आयन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो पोटेशियम और क्रोमेट है, कितने पोटेशियम है? 2+, तो बेटा ये 2+ हटा दो इसमें से, तो बाकी क्या बचेगा? देखो 2K पॉजिटिव है और साथ में CrO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब ये क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और साथ में बनाएगा, सिल्वर पे चार्ज है +1, क्रोमेट पे है -2, सही है, तो ये हो जाएगा सिल्वर क्रोमेट का फॉर्मूला क्या बनाओगे? Ag2CrO4। स्पेक्टेटर आइंस हटा दो, तो बेटा एक्सपेक्टेड लाइन में नाइट्रेट से नाइट्रेट, पोटेशियम से पोटेशियम हट गया, तो आपके पास इक्वेशन बचनी चाहिए Eg पॉजिटिव, CrO4 2 नेगेटिव, Ag2CrO4, यहाँ 2 लगाओ और ये बैलेंस हो जाएगी, तो दो सॉल्यूशंस मिक्स हुए और एक सॉलिड बना, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। अब एक सवाल है, तो द राइट आंसर इज, ये होगा, राइट आंसर कहाँ मिल रहा है? ये रहा बेटा, ठीक है, सी शुड बी द राइट आंसर। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल है कि सर आपको ये कैसे पता चला कि CrO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव नहीं है, ये कैसे पता चला? देखो बेटा, मैं समझा देता हूँ, जरा देखिएगा, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है, यहाँ देखिएगा, K2CrO4, देखो सम ऑफ द ऑल चार्जेस मस्ट बी 0, एक ऑक्सीजन -4, दो ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन इज -8, एक पोटेशियम इज +1, तो दो पोटेशियम इज +2, इधर क्या लिखूं? 0 है, +6। अच्छा, अब आप इसे हटा दो, हट गया, गौर से देखिएगा, दोबारा लिखा, CrO4, यहाँ है -8, यहाँ है +6, अब आप बताओ, +6 -8 का आंसर -1 आएगा या -2? -2, इसीलिए ये होगा ठीक है। तो अगर अगर तुम्हें कभी, अगर किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हुई हो, तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ, व्हाट इज द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट? तो ये बेटा पीरियोडिक टेबल से देख लेना, एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, तो ये होगा 23 × 2 + 12 + 16 × 3, 106 आएगा, राइट आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, what contains the greatest mass of solute?
चलो हो जाएगा। इसका मास 40 होता है, मॉलिक्यूलर मास ये 98 होता है। ये हो जाएगा पोटेशियम 39, और बेटा 39 प्लस 17 तो ये हो जाएगा 56, और इसका मास होता है 36.5 हो जाएगा। अब आप देखो, आपको V दिया हुआ है और C दिया हुआ है, तो आप मोल निकालने, मोल कैसे निकलता है, N इज इक्वल टू सी इंटू वी। ठीक है, मैं करता जा रहा हूँ और आपको लिखता जा रहा हूँ। 1 इंटू 0.1 DM³ में कन्वर्ट कर लो, तो ये इसके मोल्स आ गए, मोल्स N इज इक्वल टू मोल्स आ गए 0.1। इसके मोल्स देखो कितने हैं, 0.05 इंटू 0.5, 0.05 इंटू 0.5, ये आ गया 0.025। इसके मोल्स आ गए बेटा 0.025। ठीक है, नीचे देखो पोटेशियम हाइड्रोजन 0.1 इंटू 1 इज 0.1 ही हो जाएगा ये। ठीक है, मोल्स मोल निकालना आते हैं ना, N इज इक्वल टू सी इंटू वी से। उसके बाद 2 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा, ये आ गए मोल्स। हमसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट मास, आपको याद है ना, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल्स इज इक्वल टू मास। इन सबको इनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास मास आ जाएगा। चेक कर लो ग्रेटेस्ट मास किस में है, मैं बताऊं, मल्टीप्लाई बाय 40, मल्टीप्लाई बाय 98, मल्टीप्लाई बाय 56, मल्टीप्लाई बाय 36.5। चलो ग्रेटेस्ट मास चेक कर लो, ये तो हो जाएगा 4, 98 इंटू 0.025, 2.45, ये मास आ गया सेकंड ऑप्शन में। 56 इंटू 0.1 का मतलब 5.6, 36.5, 36.5 इंटू 0.02, 0.73। अब सोचो सबसे ग्रेटेस्ट मास आपको कहाँ नजर आ रहा है, 5.6। राइट आंसर मस्ट बी द सी। मुश्किल नहीं था, लेंदी है थोड़ा, कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। हाउ मेनी टन्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 27 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। सिंपल, दो स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास पहले निकाल लो, 102 होता है, कैसे, 27 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16, 102 होगा। अब बताओ 102 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 2 इंटू 27, 2 इंटू 27 इज 54, 54। वो कह रहा है 27 निकालना हो टन एल्यूमिनियम, 27 के लिए कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए, एक्स करके निकाल लो, 51 आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इज बी। अब एक बात, मैं आपको क्लास में भी ये नसीहत कर चुका हूँ, जिस यूनिट में आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया और उसी यूनिट में आंसर भी दिया, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूँ बेटा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस। ठीक है, विच रो इज डिस्क्राइब। पहले तो खुद सोचो, जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे ऑक्सीजन बनती है, कैथोड पे हाइड्रोजन बनती है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि वाटर उसमें से एलिमिनेट हो रहा होता है। ये आपको सब क्लास में पढ़ाया है, पॉइंट्स लिखे मैं आपके पास कॉपी के अंदर। अब ढूंढो, ऑक्सीजन एट कैथोड पे नहीं होगी, एनोड पे होती है। हाइड्रोजन एट कैथोड पे होती है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो राइट आंसर मस्ट बी द, दैट्स इट। आगे देखिए 17, एल्यूमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन मोल्टन क्रायोलेट। बिल्कुल हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ा हुआ है। विच रिएक्शन टेक्स, विच रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। कैसे, मैं याद दिलाऊं,
उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले जो खुद आता है वो तो देखें। 2O2 माइनस गिव्स यू O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की इक्वेशन क्या थी? एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू एल्यूमिनियम। ये होती है इक्वेशन। अब आप ये दो इक्वेशंस ढूंढ लें, आ जाएगा आंसर। नोट की ये गलत, ये गलत। आप चेक करें, ये इक्वेशन ऑक्सीजन मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती, गलत हो गई। डी आंसर हो जाएगा। एक ही इक्वेशन सही है बस। अच्छा, इसने हरकत क्या की है, इस 4 इलेक्ट्रॉन को एरो से पहले लिखा है तो -4 कर दिया। अगर आप इसको बाद में ले जाओगे तो ये +4 हो जाएगा। सही तरीका वैसे यही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एरो लिखा करो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर एरो। चेक करो बेटा, कैथोड के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एल्यूमिनियम 3 प्लस एल्यूमिनियम बना रहे हैं। यस, द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक? अब नॉलेज वाली बात है। कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। याद है हम कंबशन क्यों करते हैं? मैंने आपको क्लास में बताया था, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। बाकी सब चाहो तो पढ़ लो, वरना है नहीं। ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। व्हाट इज करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर इंथैल्पी चेंज ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेनॉल? हे रिजवान, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। आपको पता है मैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्यों हटा रहा हूँ? क्योंकि ये एंडोथर्मिक लिखे हैं, प्लस में दिया हुआ है। कंबशन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। तो ए और सी में से कोई एक आंसर है। चेक कर लो बैलेंस्ड इक्वेशन कहाँ है। सी, नॉलेज बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ब्रोमीट, ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन शोन। इक्वेशन नजर आ रही है आपको? आ रही है, ठीक है, सब कुछ नजर आ रहा है। ये ब्रोमीट है, ब्रोमाइड है, ये H+ आयन है, ये ब्रोमीन है, ये वाटर है। सम apparatus of for measuring how the rate of reaction varies with over time। गैस सिरिंज रखा हुआ है कहीं पे लैब के अंदर, बैलेंस रखा हुआ है, पीएच मीटर रखा हुआ है। विच apparatus इज सुटेबल टू मेजर द रेट? सबसे पहला सवाल ये है, क्या आपको गैस सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी इसमें? नहीं। क्यों? कहीं पे गैस ही नहीं है। दूसरा सवाल, आपने क्या मेजर किया है इसके अंदर? कोई चीज़ वे की है? मुझे तो नहीं पड़ी ज़रूरत। पीएच मीटर, H+ आयन है, हाँ है। तो आप सोचो, अगर आप पीएच मीटर डालोगे तो शुरू में पीएच कम होगी, क्यों? H+ आयन है। और जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा पीएच बढ़ती जाएगी, क्यों? क्योंकि H+ आयन कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोडक्ट में नहीं है। तो मुझे लगता है ये हमारे काम का एपरेटस है फॉर मेजरिंग रेट। बाकी वन तो कहीं नहीं समझ में आ रहा, गैस ही नहीं है, बैलेंस भी नहीं समझ में आ रहा, चाहे ज़रूरत ही नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज 3 ओनली। द राइट आंसर इज डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट्स विद 10 ग्राम ऑफ सॉलिड टू प्रोड्यूस अ गैस। एसिड किसी सॉलिड के साथ रिएक्ट करके गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सॉलिड मेटल भी हो सकता है, वो सॉलिड कार्बोनेट भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। द सॉलिड इज इन एक्सेस। सॉलिड एक्सेस मतलब आपका प्रोडक्ट सॉलिड पर नहीं डिपेंड कर रहा है। द ग्राफ लेबल्ड फर्स्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट शो द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस, ठीक है, ये रहा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जो सॉलिड लाइन नजर आ रही है ना, ये है। उसके बाद बोल रहा है प्रोड्यूस ओवर टाइम, ग्राफ पी एंड क्यू शो द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस यू अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, विच चेंजेस इन कंडीशन प्रोड्यूस पी एंड क्यू इफ ऑल कंडीशंस केप्ट सेम। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक बात आपको याद होगी, एक्सेस पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती। अब आप सोचो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसको 1 कह रहा हूं, इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को 1 वाले को पी से कंपेयर करो,
इसका मतलब है आपने या तो टेम्परेचर बढ़ाया है या कोई कैटलिस्ट डाल दिया है, रिएक्शन फास्ट हुआ है और कुछ भी नहीं। अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं चेंज की। क्यों? इसलिए कि प्रोडक्ट की अमाउंट या गैस सेम प्रोड्यूस हो गई। एक बात। दूसरी बात, क्यू को देखें बेटा। क्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से नीचे आ रहा है, तकरीबन हाफ हो गया, ऑलमोस्ट हाफ। इसका मतलब आपने अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट हाफ कर दिया है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट लिमिटिंग पे डिपेंड करता है और आपका प्रोडक्ट हाफ हो रहा है, गैस इज अ प्रोडक्ट, हाफ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ आपने रिएक्टेंट हाफ कर दिया। अब जब आपको ये नॉलेज होगी ना तो आपको समझने में आसानी होगी। कैसे? देखिएगा, P uses a catalyst, सही कह रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, मोर स्टीप है। Q has lower temperature, नो, लोअर टेम्परेचर होता तो लेस स्टीप होता, बट एंड में मिलता जरूर, कंबाइन जरूर होता। ये बात गलत बोल रहे हैं। क्यू के अंदर आपने अमाउंट कम यूज की है। आगे आओ पी पे। पी यूजेस 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोर, कौन सा सेको, पी यूजेस 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। गलत बोल रहा है ना। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो मोल्स बढ़ जाएंगे, मोल्स बढ़ेंगे तो पी कंबाइन नहीं होता, पी इस एक्सपेरिमेंट वन से भी ऊपर चला जाता। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब मोल्स बढ़ गया, मोल्स बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई। भाई पी में तो अमाउंट बढ़ी ही नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ। अमाउंट कम किस में हुई है? क्यू में। तो पी गलत। सी पे आ जाओ। पी यूजेज हायर टेम्परेचर, मानते हैं बिल्कुल, सिर्फ टेम्परेचर का फर्क होगा। क्यू यूजेज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोर डाइल्यूट एसिड। देख रहे हैं आप? क्यों सही होगा ये? क्योंकि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई मतलब मोल्स यानी अमाउंट कम हो गया। और देखो एग्जैक्टली ये 25 था ना, इसने 25 सेंटीमीटर क्यूब मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, उसको हाफ डाइल्यूट कर दिया, अमाउंट हाफ कर दी। कॉन्सेंट्रेशन हाफ करने का मतलब अमाउंट हाफ कर दी, मोल हाफ कर दिया। इसीलिए चेक करो, हाफ प्रोड्यूस कर रहा है इसके मुकाबले। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज सी। तो इसीलिए बेटा हमेशा याद रखना, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। P uses smaller pieces of solid, Q uses larger piece। ये इसलिए गलत है कि उसने शुरू में बोल दिया है कि आपका जो सॉलिड है वो एक्सेस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ रहा हूँ बेटा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 is dark brown gas that decomposes as shown in the equation। ठीक है, नजर आ रही है आपको, रिवर्सिबल है। The diagram show the glass flask containing a mixture of three gases। Mixture is pale brown। ठीक है, देखो ये डार्क ब्राउन है और ये कलरलेस है, तो इनका मिक्सर पेल ब्राउन टाइप का है। ठीक है। मोर ऑक्सीजन इज फोर्स्ड इनटू द फ्लास्क। ओ, आपने ऑक्सीजन बढ़ा दी, तो बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा। बैकवर्ड जाएगा तो फ्लास्क में क्या होगा? और ज्यादा डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा। प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? बैकवर्ड। Which color change is seen in the mixture? It becomes a darker brown, of course. Why? Because equilibrium will shift in backward direction to the left. तो इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, बच्चों वाली बात। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस? अब बहुत सारी ऑक्सीडेशन है, चलो चेक करते हैं। ब्लू कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल टर्निंग वाइट पाउडर व्हेन हीटेड। ये तो हाइड्रस और एनहाइड्रस वाली बात हो गई, इसमें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ही नहीं। कॉपर इज बीइंग डिपॉजिटेड एट कैथोड। डू यू रिमेंबर? कैथोड पे रिडक्शन होती है, हम क्या ढूंढ रहे हैं? ऑक्सीडेशन। नॉलेज बेस्ड।
ग्रीन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट एनोड व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन याद है। उसके बाद वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म एट सिल्वर आयंस एंड एक्वस क्लोराइड आयन, तो ये गलत राइट आंसर इज सी। अब सवाल ये है कि क्यों, रीजन बता देता हूँ। देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, डायरेक्ट नॉलेज से हो गया। अच्छा अब हुआ क्या, सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो 2 क्लोराइड जाएगा क्लोरीन गैस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। यही तो बोल रहा है ऑप्शन सी के अंदर, तो राइट आंसर इज सी। और मैंने वैसे ही पहचान लिया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। एन एक्सेस ऑफ एक्वस आयोडाइड आयन, आपको मैंने क्लास के अंदर 2 रिड्यूसिंग एजेंट करवाए, एक आयोडाइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड। तो आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। Added to acidified potassium manganate 7. So this is oxidizing agent. Will they react? Yes, they will. पोटेशियम आयोडाइड का कलर चेंज होता है कलरलेस टू ब्राउन, जबकि KMnO4 का कलर चेंज होता है पर्पल टू कलरलेस, ठीक है। आ जाओ, विच रो इज करेक्ट, आयोडाइड आयन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ये हट गया, ये हट गया, सी डी हट गया। आगे देखो क्या बोलता है, कलर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन, ब्राउन और कलरलेस का कॉम्बिनेशन क्या होएगा, ब्राउन होएगा। राइट आंसर इज बी। इसीलिए क्लास में बोलता था याद कर लो, ये चीजें सब नॉलेज बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 25। When ammonia gas is dissolved in water, a reversible reaction takes place. नजर आ रहा है, आ रहा है। Which statement are correct? Ammonia is alkaline because it produces hydroxide ion. Alkali की क्या definition? Substances which produce hydroxide ion. One तो सही है। आगे आओ, the pH of this solution is 7. क्या किसी एल्कली की pH 7 होती है? अबे न्यूट्रल की pH 7 होती है ना बाबू, तो 2 तो गलत हो गया। 2 गलत का मतलब हो गया ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, कैसा? अरे दोनों गलत हो गए। आगे आओ, बी और सी में से कोई एक आंसर है। एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन टू द मिक्सचर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस मोर अमोनिया। सोचो, हाइड्रोक्साइड आयन डालोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो ना बेटा, मोर अमोनिया विल प्रोड्यूस, सही तो बोल रहे हैं। 1 and 3 करेक्ट का मतलब हो गया बी इज राइट आंसर। इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। 3 डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स ईच विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल, सबकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल है, आर रिएक्टेड सेपरेट विद एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सारे एसिड्स को कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा अंटिल नो फर्दर रिएक्शन, यानी कंप्लीट रिएक्शन के लिए, ठीक है। द सेम वॉल्यूम ऑफ द एसिड इज यूज ईच टाइम, वॉल्यूम सेम यूज किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कलेक्टेड एंड वॉल्यूम मेजर, ऑल द मेजरमेंट एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल आइडेंटिटीज ऑफ एसिड 1, एसिड 2, एसिड 3? ओ अच्छा, अब थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा देखिएगा, ये ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन है। एसिड 1, एसिड 2 और एसिड 3 की पीएच चेक कर ले पहले। सबसे ज़्यादा पीएच किसकी है? 3 की। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच कम होती है और वीक एसिड्स की पीएच ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 3 है ये वीक एसिड है। किससे पता चला मुझे? पीएच से पता चला। आपको बोला सर आपको कैसे पता चला, आप बड़े पहुंचे हुए? अबे पहुंचा हुआ नहीं हूँ भाई, देख के बता रहा हूँ। हायर पीएच का मतलब वीक, वीक एसिड। तो आप सोचो, देखो, ठीक है, 3 एसिड 3 ये रहा। सॉल्व कैसे करता हूँ देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ऑप्शन सी हटा दिया, ऑप्शन आ गया। आप सोचें, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये 40 दे रहा है, डबल दे रहा है। नंबर ऑफ मोल सेम है, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ? मोल सेम है, मोल सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड डबल दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ये डाई बेसिक एसिड है। HCl एक H प्लस आयन दे रहा है, H2SO4 दो H प्लस आयन देगा, तभी तो अमाउंट डबल हो गया उसका। तो कंफर्म हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड है और डाई बेसिक है। तो एसिड टू क्या होना चाहिए? डाई बेसिक। अब चेक करो, ये रहा एसिड टू। नाइट्रिक एसिड मोनोबेसिक होता है, हटा दे। सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक होता है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ गया मेरे पास? ए। क्या मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। The steps for the preparation of pure sample of sodium nitrate are listed। ठीक है, प्योर सोडियम नाइट्रेट बनाना है। अब देखो, सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये नाइट्रिक एसिड से आया होगा, तो मतलब आपने टाइट्रेशन की है। सॉल्युबल सॉल्ट है और एसिड और बेस दोनों सॉल्युबल है, तो मेथड क्या हो गया? टाइट्रेशन। कुछ दिया हुआ है, वो कह रहा है विच ऑर्डर स्टेप्स इज करेक्ट। देखो बेटा, आपको याद होगा टाइट्रेशन में एक फ्लास्क लेंगे, ब्यूरिट होगी, ठीक है, इसमें कुछ डालेंगे, इसमें एक्स डाल दिया, इसमें वाई डाल दिया। पहले टाइट्रेशन करेंगे विद इंडिकेटर, फिर टाइट्रेशन करेंगे विदाउट इंडिकेटर, फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे और प्योर हमारे पास सैंपल आ जाएगा। अब ये ढूंढना है, ढूंढो। ओके, टाइट्रेट द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड until the end point is seen। नहीं नहीं, evaporate नहीं, rinse the conical flask, ये तो सेकंड टाइम में होगा, दूसरी दफ़ा में होगा। ऐड इंडिकेटर, यस, ये तो जब डालेंगे। तो पिपेट अननोन वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन, सही है। तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, मैं इधर लिख दूं 1। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन डाला, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐड इंडिकेटर, ये हो गया 2, सेकंड वाला पार्ट। यार मेरा ख्याल है मैं इसके इस तरफ लिखता हूँ ना तो अच्छा आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया 1 पहला स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और नाइट्रिक एसिड आपका ब्यूरेट के अंदर है। आपने इंडिकेटर डाला, ठीक है, उसके बाद है टाइट्रेशन, ये रही नंबर 3। टाइट्रेशन कर दी, एंड पॉइंट तक कर दिया, वॉल्यूम नोट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3। उसके बाद है दोबारा से, अब आप टाइट्रेशन वापस से करेंगे विदाउट इंडिकेटर, तो ये हो गया स्टेप नंबर 4, ठीक है। रिंस किया, फेंक दिया उसको वापस से, और दोबारा से टाइट्रेशन किए। तो बेटा दोबारा से टाइट्रेशन कहाँ है? रिपीट द यूजिंग सेम वॉल्यूम, ये रहा। तो ये हो जाएगा आपका 5, पाँचवा दर्शन कर दिया, ठीक है। उसके बाद पांचवें के बाद आपने जब कर लिया, तो अब आप सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो कहाँ लिखा हुआ है? एवापोरेट, ये रहा सिक्स्थ स्टेप। और उसके बाद आप उसे ठंडा करेंगे, ये रहा सेवेंथ स्टेप। अब आप चेक कर लें, ये होगा 5 4 1 7, नहीं 5 4 1 5 4 1। स्टेप बाय स्टेप देखें, पहले आएगा 1, स्टेप 5 आएगा पहले, 5 ये रहा, गुड, नज़र आ गया। उसके बाद फोर्थ वाला, यानी ये आ गया आपका, ये आ गया सेकंड वाला, यानी फोर्थ आ गया। फिर आ गया आपका फर्स्ट वाला, थर्ड आ गया, थर्ड वाले पे आ गया, फिर उसके बाद ये तो राइट आंसर इज डी। ओफ माय गॉड, मेरा ख्याल है जो बच्चे ये कर रहे होंगे चकरा गए होंगे सब मिक्स। एक्चुअली नंबर ऑर्डर गलत दिए हुए ना, तो अब इसको मैं आपको बताऊं इसको सही तरीका क्या है। इसको आप पता है क्या करें? ऐसे यूं मिटा के ना इसे 1 कर दें सही है ना, यूं हो जाएगा। इसको ऐसे मिटा के इसे 2 कर दें, फिर इसी तरह इसे यूं मिटा के इसे 3 कर दें, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। वरना यही करते रहोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। A white compound is
इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में सॉल्यूबल नहीं है. Which cation and anion could be present in the compound? Could be present. Sodium. All group 1 compounds are water soluble. ए गलत हो गया, बी गलत. ऐसा हो नहीं सकता कि सोडियम हो और वो इनसॉल्युबल हो, तो वो गलत बोल रहा है. तो सी और डी में से कोई एक आंसर है. आओ कैल्शियम. इनसॉल्युबल इन वाटर. कैल्शियम के कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल हो सकते हैं. हाँ, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. आगे आ जाओ. कार्बोनेट्स. ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड अमोनियम. तो इसमें पॉसिबिलिटी है इनसॉल्युबल होने की. हाँ है. नाइट्रेट्स. ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल. क्या नाइट्रेट्स में इनसॉल्युबल होने की प्रोबेबिलिटी है? जी नहीं. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज सी. ऐसा नहीं हो सकता वो इनसॉल्युबल हो और वो नाइट्रेट हो. नो, गलत बोल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ. द फ्लो चार्ट डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट. ठीक है. व्हाट आर द एलिमेंट्स 1 and 4? फिर मुफ्त का एक मार्क दे दिया आपको. एयर से एक एलिमेंट आ रहा है, ये हैबर प्रोसेस का मतलब यहाँ अमोनिया बन रही है. तो एयर से कौन सा एलिमेंट आता है जो हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाता है? नाइट्रोजन. तो ये नाइट्रोजन हो गई. इसका मतलब है ये हाइड्रोजन हो जाएगी. तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया. इधर आओ. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सी गैस है जो एयर से आती है? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन किसके साथ मिलती है कि प्रोसेस आगे चलता है? तो ये सल्फर हो गया. देखो बेटा, जब हैबर प्रोसेस की अमोनिया कॉन्टैक्ट प्रोसेस की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगी तो बनाएगी अमोनियम सल्फेट. ठीक है. अच्छा, व्हाट आर द एलिमेंट्स? तो एलिमेंट 1 है नाइट्रोजन, तो सी गलत हो गया और डी गलत हो गया. ऑक्सीजन ऑक्सीजन गलत हो गया. ठीक है, नाइट्रोजन है. एलिमेंट 2 जो है वो ऑक्सीजन है. ठीक है. एलिमेंट 3 जो है, 3 का ये हाइड्रोजन है. ये दोनों हाइड्रोजन दिए हैं मैं. एलिमेंट 4 जो है वो सल्फर है. ये पकड़ा गया. राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा. आगे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं. विच रो करेक्टली शोज द पॉसिबल यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड? ओके. सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है? एज अ कार बैटरीज में यूज होता है. यस. एज अ बैटरी में यूज होता है. यस. मेकिंग फर्टिलाइजर में यूज होता है. यस. ठीक है. अच्छा, एज अ ब्लीच यूज नहीं होता सल्फ्यूरिक एसिड. तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया. ठीक है, पहले हम गलत ऑप्शन हटा देते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड को गौर से देखिएगा. एज अ ब्लीच यूज होता है. यस. सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री. आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है पॉइंट. यस. किलिंग बैक्टीरिया इन फूड. यस. सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स. मेकिंग डिटर्जेंट? नो. मेकिंग फर्टिलाइजर्स? नो. आप सिर्फ चेक कर लें बेटा कहाँ पे टिक टिक आ रहे हैं. ए. राइट आंसर इज ए. थोड़ा स्मार्ट तरीके से खेला करो. क्वेश्चन नंबर 31 पे आता. सिलीनियम इज इन ग्रुप 6. सिलीनियम SE ग्रुप 6 का है. ठीक है. और गैलियम इज इन ग्रुप 3. गैलियम ग्रुप 3 का है. ठीक है. अच्छा, सिलीनियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 34 होता है और गैलियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 31 होता है. ठीक है. ये मैं आपको प्योर टेबल से देख के बता रहा हूँ. मुझे याद है, आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं. विच प्रिडिक्शन कैन बी मेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? नंबर 1, अ गैलियम एटम हैज 3 मोर प्रोटॉन्स देन सिलीनियम. गैलियम एटम हैज 3 लेस प्रोटॉन. चेक करें. 3 लेस प्रोटॉन. तो ये गलत हो गया. गैलियम इज मोर लाइकली टू फॉर्म नेगेटिव आयन. ग्रुप 3 वाला नेगेटिव नहीं बनाता ना, पॉजिटिव बनाता है. तो ये गलत हो गया.
सी पे आ जाओ। सिलीनियम एटम है फ्यूअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन गैलियम। तो सवाल ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या ये दोनों सेम पीरियड के अंदर हैं? यस, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल, वैलेंस शेल। सिलीनियम एटम हैज फ्यूअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन गैलियम एटम। सिलीनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सॉरी, 6, ग्रुप 6 का है। गैलियम ग्रुप 3 का है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। वो कह रहा है सिलीनियम एटम हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। गलत बोल रहा है। सिलीनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, जबकि गैलियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो गलत बोल रहा है। सिलीनियम हैज मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टर देन गैलियम। अब आप सोचो, 31 गैलियम है और ये सिलीनियम है 34, लेफ्ट टू राइट। ठीक है बेटा। व्हाट हैपेंस टू द प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? मेटल टू नॉन मेटल, तो सिलीनियम इज मोर नॉन मेटालिक क्योंकि राइट साइड पे। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता हूँ। विच स्टेटमेंट अबाउट सम मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इज करेक्ट? अब मेटल और कंपाउंड दोनों के बारे में पूछ रहा है। ओके, कहता है कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट नॉट विथ स्टीम। कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड विथ स्टीम, बोथ, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। लेड कार्बोनेट डिकम्पोजेज एट हायर टेम्परेचर देन जिंक कार्बोनेट। देखो बेटा, कैल्शियम आप देखो, जिंक ऊपर है, लेड नीचे। मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल। तो वो कह रहा है लेड कार्बोनेट डिकम्पोजेड एट हायर टेम्परेचर। गलत बोल रहा है, लेड तो नीचे है। लेड कार्बोनेट डिकम्पोजेज लोअर टेम्परेचर देन जिंक कार्बोनेट। बी गलत। सी पे आ जाओ। मैग्नीशियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली विद कार्बन। नो, यहाँ तक के एल्यूमिनियम तक के मेटल्स को आप कार्बन से रिड्यूस नहीं करते, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से रिड्यूस करते हैं। सी गलत। द राइट आंसर मस्ट बी द डी। एक ही बचा हमारे पास। प्योर एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड। प्योर एल्यूमिनियम का मतलब उस पर ऑक्साइड लेयर ना हो, निकल गई हो, तो जाहिर बात रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 33। The diagram shows an experiment to determine the percentage of oxygen in air. Oxygen is 1/5 of air, ठीक है, तकरीबन। अब कर इसको आप 1/5 में डिवाइड कर दें ज़रा। Which diagram shows the correct level of water after candle stops burning? जाहिर बात है, जब कैंडल जल रही होगी तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगी कैंडल ऑफ हो जाएगी। अब सवाल ये है, अगर मैं इसके 5 पार्ट्स कर दूँ, 5 पार्ट्स, तो जो 1/5 पार्ट होगा वो ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर। तो बेटा, जितनी ऑक्सीजन यूज हुई उतना वैक्यूम बन गया, और उतना लेवल राइज कर जाएगा वैक्यूम की वजह से। तो क्लास में भी कराया हुआ है। तो आपको 1/5 मुझे लग रहा है, ये मुझे 1/5 ही लग रहा है। आई थिंक पूरी 4 का अगर आप और से देखें, मैं तो सी पे जाऊंगा। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34। The addition reaction between hydrocarbon and bromine form only one product. हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो डी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब आ जाओ, क्या अल्केन में एडिशन होती है? नहीं, अल्कीन्स में एडिशन होती है। तो ए हट गया, अल्केन है मीथेन। सी हट गया, ईथेन है अल्केन। सो व्हाट्स राइट आंसर? बी। क्यों? डबल बॉन्ड है तो इसमें ब्रोमीन ऐड होगी बेटा। राइट आंसर इज बी। सवाल क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। अ सीरीज ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसिंग प्रोपेनॉल फ्रॉम नेफ्था फ्रैक्शन, ठीक है, क्रूड ऑयल शोन दिस। ये नेफ्था फ्रैक्शन है, उससे आपने ये बनाया, फिर ये किया। अच्छा देखो, यहाँ डबल बॉन्ड हट के H और OH लग गया ना, एक जगह H लगा है और एक जगह OH लगा हुआ, यही बात हुई।
तो हाइड्रेशन हो गई है। और जाहिर बात है नेफ्था फ्रैक्शन को से आप अल्कीन बना रहे हैं तो यहाँ आपने क्रैकिंग की होगी, तोड़ा होगा। व्हाट आर प्रोसेसेस ऑफ एक्स एंड वाई, पहले वाई देख लो, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ स्टीम। तो फर्मेंटेशन गलत हो गया, फर्मेंटेशन गलत हो गया, मैंने बी हटा दिया और मैंने डी हटा दिया। अब आते हैं ए और सी में से एक आंसर। अब आप सोचो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप नेफ्था को सेपरेट कन्वर्ट करते हैं अल्कीन में? जी नहीं, नेफ्था खुद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आता है। नेफ्था को क्रैक करेंगे तो आगे अल्कीन बनेगा ना। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आता हूँ बेटा। Which structure of four alcohols are shown? So the structures of four alcohols are shown, ठीक है। Which statement is correct? देखते हैं। Alcohol 1 can be made by addition of steam to alkene. This one is methanol. मीथानॉल मीथीन से बन रहा है, वो ये बोल रहा है। सवाल ये है क्या मीथीन कोई चीज होती है? एक कार्बन में डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, गलत। अल्कोहल 2 कैन बी मेड फ्रॉम ग्लूकोज, इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। क्या ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करने से अल्कोहल इथेनॉल बनता है? हाँ। राइट आंसर इज बी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ और देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37। विच कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2? 3 कार्बन, मिथाइल इथानोएट। मिथ का मतलब एक, इथ का मतलब दो, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 3। और ये क्या है? एस्टर है। जरा देखिएगा पहला वाला स्ट्रक्चर, मिथाइल इथानोएट, ये हो गया। इथाइल मिथानोएट, इट का मतलब दो, मिथ का मतलब एक, ये हो गया। दूसरा देखिएगा बेटा, तीसरा देखें, प्रोपनोइक एसिड, प्रोप का मतलब 3, दो एस्टर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों का फॉर्मूला सेम है, C3H6O2। काउंट करके देख लें तीनों, 1 2 and 3। द राइट आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आता हूं बेटा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द इंपीरिकल फॉर्मूला C2CH2O, ये इंपीरिकल फॉर्मूला है। Which row shows possible correct name and structure? पहली सवाल ये, ऑप्शन ए, इज इट मीथेनॉल? नो। ऑप्शन बी, इज इट मीथेनोइक एसिड? यस इट इज मीथेनोइक एसिड। ऑप्शन सी, इज इट इथेनॉल? नो, इट्स इथेनोइक एसिड। ऑप्शन डी, इज इट इथेनोइक एसिड? यस। तो सी और ए तो गलत हो गए, बी और डी में से कोई एक आंसर है। अब चेक करो इनमें से इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O किसका आ रहा है? H2CO2, इसको देखिए, H2C2H4O2, तो इंपीरिकल क्या बन गया? सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 39। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? नॉलेज बेस्ड। Complex carbohydrates such as starch are hydrolyzed to give us simple sugar. Yes. Right answer must be the A. अच्छा क्यों? क्योंकि जब आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वापस से मोनोमर बनते हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, वापस से बनेगा। अच्छा, अपनी समझ के लिए पढ़ लेते हैं। फैट्स हैव सेम अमाइड लिंक्स, फैट हैव एस्टर लिंक नॉट अमाइड, भी गलत।
प्रोटीन एंड नाइलॉन पॉलीमर आर फॉर्म इन द फ्रॉम द सेम मोनोमर्स, जी नहीं, नो। Proteins are formed from amino acid. Nylons are formed from diamine dioic acid. सी गलत, डी पे आओ। प्रोटीन आर नेचुरल पॉलीमर्स, यस, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड polysaccharides. No, they are also called polypeptides, not polysaccharides. डी गलत। क्वेश्चन नंबर 40 पे आता हूँ। द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज दिस, विच इज द मोनोमर। दो हटा एक लगा, ये देख, है ना, ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर बनाना है। पॉलीमर से मोनोमर के लिए क्या बोला था, दो बॉन्ड हटाओ एक बॉन्ड लगाओ, मोनोमर बना। अब ये ढूंढो ये कहाँ है, ये रहा, वो ऊपर नीचे किया हुआ उसने जरा, ठीक है। राइट आंसर इज ए। दुआओं की खास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।